नमस्कार दोस्तों, आज हम पर्यावरणीय विज्ञान यानी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम कणिकीय प्रदूषक के बारे में पढ़ेंगे और समताप मंडलीय प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। इस स्लाइड में हम कणिकीय प्रदूषक के बारे में पढ़ेंगे। कणिकीय पदार्थ वायु में माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉपलेट्स, जिसे हम द्रवीय बूंद कहते हैं, के रूप में होते हैं। यह व्हीकल एमिशन, अग्नि के ध्रुम, धूलकण तथा उद्योगों की राख होते हैं। एटमॉस्फेयर में कणिकाएं यानी पार्टिकुलेट्स जीवित और अजीवित दोनों प्रकार की हो सकती हैं। जीवित कणिकाओं में जीवाणु, कवक, फफूंद, शैवाल, जिसे हम इंग्लिश में बैक्टीरिया, फंगाई, मोल्ड्स और एल्गी कहते हैं, सम्मिलित होते हैं। हवा में पाए जाने वाले कुछ फंगाई मनुष्य के लिए एलर्जी उत्पन्न करते हैं। यह पौधों में रोग भी उत्पन्न कर सकते हैं। कणिकाओं को उनकी प्रकृति एवं आकार के आधार पर कई वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें पहला है ध्रुम कणिकाओं में ठोस एवं ठोस द्रव कणों के मिश्रण होते हैं, जो कार्बनिक लिक्विड के दहन के दौरान उत्पन्न होते हैं, जैसे सिगरेट का धुआं, फॉसिल फ्यूल के दहन से प्राप्त ध्रुम, गंदगी का ढेर, सूखी पत्तियां, तेल ध्रुम आदि। दूसरा, धूल के बारीक छोटे कण, जिनका डायमीटर 1 से 4 माइक्रोमीटर से ऊपर होता है, जो ठोस पदार्थ के पीसने, कुचलने और आरोपण से बनते हैं। ब्लास्ट से प्राप्त बालू, लकड़ी के कार्य से प्राप्त लकड़ी का बुरादा, कोयले का बुरादा, कारखानों से उड़ने वाली राख एवं सीमेंट, धुएं के गुबार आदि इस प्रकार के उत्सर्जन के कुछ प्रारूपिक उदाहरण हैं। तीसरा है फैले हुए द्रव कणों एवं वाष्प के हवा के सघनन यानी कंडेंसेशन से कोहरा उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का कोहरा तथा शाकनाशी एवं कीटनाशी, जो अपने लक्ष्य से भटककर हवा में मगन करते हैं एवं कोहरा बनाते हैं। चौथा है ध्रुम साधारणतः कंडेंसेशन ऑफ वेपर के दौरान सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, बॉइलिंग और अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण बनते हैं। जनरली कार्बनिक विलयकों, धातुएं एवं धात्विक ऑक्साइड ध्रुम कणों का निर्माण करते हैं। पार्टिकल पॉल्यूटेंट का प्रभाव खास तौर पर उनके पार्टिकल के आकार पर निर्भर करता है। हवा में ले जाए जाने वाले कण जैसे धूल, ध्रुम, कोहरा आदि इंसानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। 5 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल पॉल्यूटेंट नेसल पैसेज यानी नासिक द्वार में जमा हो जाते हैं, जबकि लगभग 1 माइक्रोन के कण फेफड़ों में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। वाहनों द्वारा उत्सर्जित लेड एक मुख्य वायु प्रदूषक है। लेड युक्त पेट्रोल भारतीय शहरों में वायुधरित लेड उत्सर्जन का मुख्य स्रोत है। अधिकतर शहरों में लेड विहीन, जिसे हम सीसा रहित कहते हैं, पेट्रोल का उपयोग करके इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। लाल रक्त कोशिकाओं के विकसित एवं परिपक्व होने में लेड बाधा पैदा करता है। इस स्लाइड में हम धूम कोहरा यानी स्मॉग के बारे में पढ़ेंगे। धूम कोहरा शब्द धूम एवं कोहरे से मिलकर बना है। विश्व में अनेक शहरों में प्रदूषण इसका आम उदाहरण है। धूम कोहरे 2 प्रकार के होते हैं। पहला, सामान्य धूम कोहरा, जो ठंडी नम जलवायु में होता है। धूम, कोहरे और सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण है। रासायनिक रूप से यह एक अपचयक मिश्रण है, इसलिए इसे अपचयक धूम कोहरा भी कहते हैं, यानी रिड्यूसिंग स्मॉग भी कहते हैं। दूसरा है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा, जो उष्ण, शुष्क एवं साफ धूपमयी जलवायु में होता है और जिसे हम इंग्लिश में वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट कहते हैं, में होता है। स्वचालित वाहनों और कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन पर सनलाइट की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के केमिकल नेचर ऑक्सीडाइजिंग यानी ऑक्सीकारक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीकारक अभिकर्मकों की सांद्रता उच्च रहती है।
इसलिए इसे ऑक्सीकारक धूम कोहरा कहते हैं। इस स्लाइड में हम समताप मंडलीय प्रदूषण यानी स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम पहले ओजोन का विरचन एवं विघटन के बारे में पढ़ेंगे। ऊपरी समताप मंडल में ओजोन, जिसका फॉर्मूला O3 होता है, की प्रचुर मात्रा होती है जो सूर्य से आने वाले हानिकारक पैराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट विकिरणों से हमें बचाती है और जिसकी वेवलेंथ 225 नैनोमीटर तक होती है। यह रेज स्किन कैंसर के कारण बनती हैं, जिसे हम मेलानोमा के नाम से जानते हैं। इसलिए ओजोन कवच को बचाए रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। यूवी रेज की डाइऑक्सीजन से प्रतिक्रिया का उत्पाद यानी प्रोडक्ट स्ट्रेटोस्फेयर में उपस्थित ओजोन है। पैराबैंगनी विकिरण आणविक ऑक्सीजन को मुक्त ऑक्सीजन परमाणु में विखंडित कर देता है। आणविक ऑक्सीजन से संयुक्त होकर यह ऑक्सीजन परमाणु ओजोन बनाता है। जैसा कि आप इन दोनों रिएक्शन में देख सकते हैं कि डाइऑक्सीजन की रिएक्शन जब अल्ट्रावायलेट के साथ हुई तो वह 2 मुक्त ऑक्सीजन बनाता है और यह 1 मुक्त ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ओजोन बनाता है। ओजोन ऊष्मा गति के रूप से अस्थायी होता है और आणविक ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। इस प्रकार ओजोन के निर्माण एवं विघटन में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है। अभी ही हाल के वर्षों में समताप मंडल में कुछ रसायनों की उपस्थिति के कारण ओजोन की इस सुरक्षा परत में डिप्लीशन की सूचनाएं आई हैं। ओजोन परत में डिप्लीशन का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स का उत्सर्जन है, जिन्हें हम फ्रियॉन्स भी कहते हैं। यह कंपाउंड नॉन रिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, इसलिए इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एक्सेट्रा में तथा प्लास्टिक फोम के निर्माण एवं कंप्यूटर उद्योगों में कंप्यूटर के पुर्जों की सफाई करने में होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक बार वायुमंडल में उत्सर्जित होने पर वायुमंडल की अन्य गैसों में मिश्रित होकर सीधे समताप मंडल में पहुंच जाते हैं। समताप मंडल में ये शक्तिशाली विकिरणों द्वारा विघटित होकर क्लोरीन फ्री रेडिकल रिलीज करता है। जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन सनलाइट से रिएक्ट करता है तो वह एक क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाता है। क्लोरीन फ्री रेडिकल तब ट्रोपोस्फेयर ओजोन से अभिक्रिया करके यानी रिएक्शन करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल तथा आणविक ऑक्सीजन बनाता है। जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि क्लोरीन फ्री रेडिकल ने ओजोन के साथ रिएक्ट किया और उसने क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल बनाया और डाइऑक्सीजन बनाया। क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ज्यादा क्लोरीन फ्री रेडिकल उत्पन्न करता है। जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं, क्लोरीन मूलक लगातार रीजेनरेट होते रहते हैं और ओजोन को ब्रेक डाउन करते हैं। इस प्रकार क्लोरोफ्लोरोकार्बन समताप मंडल में क्लोरीन मूलकों को उत्पन्न करने वाली और ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले परिवहनीय कारक हैं। इस स्लाइड में हम ओजोन छिद्र के बारे में पढ़ेंगे। सन 1980 में वायुमंडलीय वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका पर कार्य करते हुए दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन परत के डिप्लीशन, जिसे सामान्य रूप में हम ओजोन छिद्र कहते हैं, के बारे में बताया। यह पाया गया कि ओजोन छिद्र के लिए परिस्थितियों का एक विशेष समूह उत्तरदायित्व है। गर्मी में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड परमाणुओं और क्लोरीन परमाणुओं से अभिक्रिया करके क्लोरीन सिंक बनाते हैं, जो ओजोन डिप्लीशन को काफी हद तक रोकता है। जबकि सर्दियों के मौसम में विशेष प्रकार के क्लाउड, जिन्हें हम ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल कहते हैं, अंटार्कटिका के ऊपर बनते हैं। यह बादल एक प्रकार की सतह प्रदान करते हैं जिस पर बना हुआ क्लोरीन नाइट्रेट जलयोजित होकर हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है। जैसा कि आप तीसरे नंबर की रिएक्शन में देख सकते हैं, रिएक्शन में उत्पन्न हाइड्रोजन क्लोराइड से भी अभिक्रिया करके यह आणविक क्लोरीन देता है। बसंत में अंटार्कटिका पर जब सूर्य का प्रकाश लौटता है तब सूर्य की गर्मी बादलों में विखंडित कर देता है और HOCl और Cl2 सूर्य प्रकाश से अपघटित हो जाते हैं। जैसा कि आप इन दोनों रिएक्शंस में देख सकते हैं, जैसे पहले बताया गया है
उत्पन्न क्लोरीन मूलक ओजोन डिप्लीशन के लिए श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ कर देता है। इस स्लाइड में हम ओजोन परत के क्षय का प्रभाव पढ़ेंगे। ओजोन परत के क्षय के साथ अधिकाधिक पैराबैंगनी विकिरण यानी यूवी रेडिएशन क्षोभ मंडल में घनित होते हैं। पैराबैंगनी विकिरणों से एजिंग ऑफ स्किन, कैटरैक्ट, सनबर्न, त्वचा कैंसर, मत्स्य यानी फिश उत्पादन की क्षति आदि होती है। यह भी देखा गया है कि पौधों के प्रोटीन पैराबैंगनी विकिरणों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, जिससे कोशिकाओं का हानिकारक उत्परिवर्तन होता है। इससे पत्तियों के रंग से जल का वाष्पीकरण भी बढ़ जाता है, जिससे मिट्टी की नमी कम हो जाती है। बढ़े हुए पैराबैंगनी विकिरण रंगों एवं रेशों को भी हानि पहुंचाते हैं, जिससे रंग जल्दी हल्के हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने कणिकीय प्रदूषक के बारे में सीखा और समताप मंडलीय प्रदूषण के बारे में सीखा, और अगली वीडियो में हम जल प्रदूषण के बारे में सीखेंगे। धन्यवाद।